हेलो स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स। पिछले हफ्ते में हमने यानी इसके पहले के लेक्चर में हमने मज्जा धातु समाप्त कर दिया था। उसके बाद हमने उससे साथ जिसका कोरिलेशन होता था वो नर्वस सिस्टम देखी थी। उसके बाद हम फिर से आयुर्वेद की तरफ आते हैं और शुक्र धातु को आज शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत जिस प्रकार से पहले के धातु थे उन धातुओं का जिस मुद्दों के आधार पर वर्णन किया गया था उसी प्रकार से इस धातु का भी वर्णन किया जाएगा। शुक्र धातु ये 7वें नंबर का धातु है, सबसे आखिरी का धातु है। इस धातु के बाद कोई 8वां धातु निर्मित नहीं होता है, इसीलिए सबसे शुद्धतर धातु होता है। ओके, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट इसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का श्लोक बार बार आ चुका है इसके पहले भी। तो जो रस से लेके शुक्र तक के सभी धातु की उत्पत्ति व्युत्पत्ति में आया है वही श्लोक यहाँ पे फिर से आ जाएगा। रसाद रक्तम ततो मासाद मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जन शुक्र तो जायते। ओके, रक्त से लेकर शुक्र तक एक एक धातु की निर्मित होती है। रस की उत्पत्ति थोड़ी अलग होती है, हमने वो रस में हम देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो रक्त बनता है उससे एक के बाद एक इस प्रकार के सभी धातुओं की उत्पत्ति होती है, ये इसमें बतलाया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है उसकी निरुक्ति। निरुक्ति जो है वो बहुत ही इजी है, वाचस्पत्यम से आई है। उसमें कहा गया है कि मेदो अस्ति तत्तो मज्जा मज्जान्न शुक्र से संभव। यानी इसमें सिंपल से बताया गया है कि मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से उत्पन्न होता है, संभव होता है शुक्र, ऐसा बतलाया गया है। तो ये हो गई उसकी निरुक्ति। उसके बाद नंबर 3 का पॉइंट देखते हैं शुक्र धातु के पर्याय। अब ये सबसे आखिरी का धातु है, महत्वपूर्ण धातु है, शुद्धतर धातु है, इसीलिए इसके बहुत सारे पर्यायी नाम हमें मिलते हैं। तो उसमें से कुछ पर्यायी नाम को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बताया गया है अक्षय। अक्षय का मतलब ये होता है जिसका क्षय नहीं होता है। ओके, उसको अक्षय कहा जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा लिया गया है कि शरीर में सतत उत्पत्ति, शरीर में जिस धातु की सतत उत्पत्ति होती रहती है उस धातु को कहते हैं अक्षय। अगर इसे और डिटेल में देखेंगे तो कोई भी अगर मैटर रहता है, अगर उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसको यूज किया जाता है तो उसका क्षय हो गए। उसी प्रकार से शुक्र धातु भी होता है, उसका शरीर में या फिर मैथुन की क्रिया में अगर यूज होता है तो उसका क्षय होना जायज होता है। लेकिन जिस प्रकार से इसका क्षय होता है उसी प्रकार से शरीर में निरंतर सभी धातुओं की उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार से इसकी भी उत्पत्ति होती है, तो इसकी समाप्ति नहीं होती है, वो सतत शरीर में निर्मित होता रहता है। इसके लिए प्रथम पर्याय अक्षय। उसके बाद इसको निर्मल यह पर्याय भी दिया गया है। निर्मल का मतलब होता है जो साफ होता है। अब जो शुक्र धातु है उसका ना कोई उपधातु है ना कोई मल है और इसके बाद कोई धातु भी उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सबसे शुद्धतर होता है। इस धातु के ऊपर 13 अग्नियों की क्रिया होती है। ओके, सबसे प्रथम जाठर अग्नि, उसके बाद पांचभौतिक अग्नि जो आहार पचन में होता है, और उसके बाद 7 अग्नियों की क्रिया होने के बाद 13 अग्नियों की क्रिया के बाद हमें ये मिलता है, तो ये काफी शुद्ध होता है, इसीलिए इसे निर्मल ये पर्याय दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है
मज्जा समुद्भव। समुद्भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है शुक्र धातु की, वो मज्जा से हुई है, इसीलिए मज्जा से उत्पन्न हुआ, इसीलिए मज्जा समुद्भव। उसके बाद एक पर्याय आया है आनंद प्रभव। आनंद प्रभव का मतलब होता है जो आनंद उत्पन्न करता है। तो ये इसके दो मीनिंग निकलते हैं। आनंद प्रभव शुक्र को पर्याय क्यों दिया गया है, तो दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है कि शुक्र धातु के बाद उससे जो उत्पन्न होता है वो होता है ओज। ओज कोई आठवां धातु नहीं है, वो इसके बाद बनता है जो सबसे शुद्धतर जिसे हम कह सकते हैं। ओज के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है पर ओज, दूसरा प्रकार होता है अपर ओज। पर ओज का प्रमाण अष्टबिंदु कहा गया है जो हृदय में रहता है। अपर ओज का प्रमाण कहा गया है अर्धांजलि जो शरीर में रस रक्त के साथ संचरण करता है। रस रक्त ओज इस प्रकार का शरीर में संचरण निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार की जो फिजियोलॉजी होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम की भी होती है। हम ओज को वैदिक क्षमत्व या इम्यूनिटी इसके साथ कोरिलेट करते हैं। ओके, तो अगर शुक्र धातु प्रभाव युक्त सतेज पूर्ण रहेगा तो उससे निर्मित होने वाला ओज भी उसी प्रकार से रहेगा। उसके अंतर्गत का अपर ओज वो भी योग्य बनेगा और उसका शरीर में निरंतर जो भ्रमण होगा उसके द्वारा शरीर की ये व्याधि को प्रतिकार करने की शक्ति योग्य रहेगी और उसके वजह से किसी भी प्रकार की व्याधि शरीर को उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब व्याधि को दुख की संज्ञा दी गई है तो उसमें दुख नहीं रहेगा, आनंद ये सदा रहेगा, प्रफुल्लितता हमेशा रहेगी। तो इस प्रकार का अगर हमने अर्थ लिया तो वो आनंद प्रभु यहाँ पे बतलाया गया है, ये उसका सेकंड मीनिंग है। और इसका पहला मीनिंग ये होता है कि शुक्र का जो रेचन होता है, शुक्र का शरीर के बाहर जो निकलना होता है मैथुन प्रक्रिया के वक्त वो आनंद देने वाला होता है, इसीलिए आनंद प्रभु। ओके, ये उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। उसके बाद वीर्य। वीर्य शब्द आपको बार बार आया है और स्पेसिफिकली नेक्स्ट ईयर में ये द्रव्य को लिए आता है। दो प्रकार का मुख्यतः वीर्य रहता है, एक होता है शीत वीर्य, एक होता है उष्ण वीर्य। वीर्यों को हम ताकत के प्रकार से ले सकते हैं। तो वीर्य जो होता है ये ताकत होता है। ओके, तो ये सभी धातुओं का सार है, सभी धातु के बाद बनने वाला है, इसके बाद ओज भी बनेगा, तो ये ताकत को दर्शाता है। ओके, शुक्र को शीत वीर्य का कहा गया है जबकि आर्तव को उष्ण वीर्य का कहा जाता है। तो ये जो होता है ताकत जो होता है, क्योंकि सभी धातुओं का सार है, इसको देखते हुए इसको वीर्य ये संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पर्याय है किट्ट वर्जित। किट्ट का मतलब होता है मल, वर्जित का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्टेड न होना, तो जिसमें किसी प्रकार का किट्ट ही नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का मल ही नहीं है, जो शुद्धतर है। ओके, तो उसको क्योंकि इससे किसी प्रकार का मल बनता नहीं है तो इसीलिए किट्ट वर्जित। उसके बाद रितस। रितस ये भी इसका एक पर्याय है पुरुषम। अब शुक्र धातु की उत्पत्ति कुछ आचार्यों के अनुसार सिर्फ पुरुषों में होती है। ओके, और शुक्र के अंतर्गत जो शुक्र बीज होते हैं जिसको हम पू बीज कहते हैं, जो स्त्री बीज के साथ संपर्क में आने के बाद उससे नई प्रोजेनी न्यू जनरेशन की उत्पत्ति होती है, तो इसमें पू बीज जो होता है यानी जो पुरुष का बीज जो होता है वो शुक्र के अंतर्गत होता है। ओके, इसीलिए पुरुषम ऐसा कहा गया है। शुक्र बीज
ये आर्तों को कहा गया है। ओके, तो स्त्री शुक्र इस प्रकार का वर्णन भी कुछ आचार्यों के अनुसार दिया गया है। सुश्रुत संहिता में स्पष्ट रूप से उन्होंने शुक्र व स्रोतस के साथ साथ अर्थ व स्रोतस भी वर्णन किया है, उसको हम आगे देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पुरुष बीज जो होता है वो शुक्र के अंतर्गत होता है, इसीलिए उसको पुरुषम संज्ञा दी गई है। उसके बाद पर्याय है बीज, तो बीज तो उसमें होते ही है, पूबीज, इसीलिए बीज ये पर्याय कहा गया है। उसके बाद तेज, अगेन वही तेज भूत अंश है सभी धातुओं का, तेराग्नियों की प्रक्रिया के बाद बनता है, इसीलिए तेज पुसत्व। पुसत्व का मतलब होता है पुनः पुरुष बीज। ओके, पुसत्व। जैसे लिंगों के बारे में भी त्रिलिंग बताए जाते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग, तो उसमें से ये पुसत्व दर्शाता है, पुलिंगत्व दर्शाता है, इसीलिए पुसत्व ये इसका पर्याय है इत्यादि। इसके बहुत सारे पर्याय आपको बहुत सारे संहिताओं में मिलेंगे। उसके सभी संहिताओं में से कलेक्टिवली हमने यहाँ पे कुछ पर्याय देखे। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर का पॉइंट आता है शुक्र धातु का स्थान। तो शुक्र धातु के मुख्यतः 2 स्थान होते हैं, वो 2 स्थान देखते हैं, उसके बाद फिर उसके स्थानों को डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्थान होता है शुक्र व स्रोतस, और उसका दूसरा स्थान बतलाया गया है शुक्रधरा कला। शुक्रधरा कला का स्थान संपूर्ण शरीर कहा गया है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं शुक्र व स्रोतस, जिसमें हम सर्वप्रथम चरक संहिता के अनुसार बतलाया गया वर्णन देखेंगे, जिसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवाहनाम स्रोतसाम ऋषोनो मूलम शिफच। ओके, तो यहाँ पे बतलाया गया रुशन, रुशन का मतलब होता है टेस्टिस, और शिव का मतलब होता है मेल जेनेटलिया यानी पेनिस। इन दोनों को शुक्र व स्रोतस का मूल स्थान कहा गया है। तो शुक्र की निर्मित जो होती है वो टेस्टिस में होती है, और उसका जो इजाकुलेशन होता है, उसका रेचन जो होता है वो पेनिस के द्वारा होता है, इसीलिए वहां पे इसके 2 मूल स्थान कहा गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में, वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा है ये हम देखते हैं। रुशन व शिव इन अवयवों के प्राकृत व विकृत अवस्था का परिणाम शुक्र धातु की उत्पत्ति व विसर्जन पर होने की वजह से इसे शुक्र व स्रोतस का मूल स्थान कहते हैं। तो रुशन में अगर शुक्र बीज पू बीज की योग्य निर्मित कब होगी, जब उसकी अवस्था जो होती है वो प्राकृत रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की विकृति उसमें हो जाएगी तो जो पू बीज की उत्पत्ति होगी, स्पर्म्स की डेवलप जनरेशन और उसका डेवलपमेंट, ये तभी पॉसिबल है जब जो टेस्टिज होते हैं वो प्राकृत हो। ओके, अगर वो प्राकृत नहीं रहेंगे तो उसका जनरेशन, उसका डेवलपमेंट ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसके रिलेटेड अलग अलग प्रकार के डिजीज है, फिर ओलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया। ओके, तो ये जो भी डिजीज शुक्र के संबंध में उत्पन्न होते हैं, शुक्र का ना होना, कम होना, विकृत होना, ये सभी के सभी रुशन की कार्य प्रणाली ठीक तरीके से न होने की वजह से होती है। ओके, तो उसकी जो मोटेलिटी होती है वो मुख्यतः देखी जाती है। शुक्र की मोटेलिटी का मतलब होता है उसकी जो क्षमता होती है उसके टेल के ऊपर डिपेंड होती है। स्पर्म जो होता है, अगर उसका
शेप देखोगे तो हेड नेक एंड टेल, हेड नेक, बॉडी एंड टेल होती है। तो ये टेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, और उसकी जितनी स्पीड रहेगी उतनी तेजी से वो दौड़ता है। तो उसको मेनली देखा जाता है। तो जो जब भी शुक्र में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुख्यतः मोटेलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड पार्ट है, उससे और डीप में हम नहीं जाएंगे अभी। उसके बाद शेप का मतलब होता है पेनिस। अगर उसका पेनाइल इरेक्शन अगर प्रॉपर रहा तभी शुक्र के साथ निकलने वाला जो मतलब स्पर्म के साथ निकलने वाली थिंग्स रहेगी, जैसे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, कॉर्पस ग्लैंड का फ्लूइड जो सीमेन में होता है। ओके, वो सभी के सभी प्रॉपर तरीके से उसका इजेक्शन होके उसका बॉडी के बाहर और एयर जो निकलना होता है, रेजन होता है, वो होगा। ये कब होगा? जब शेफ ये प्राकृत रहेगा। अगर इसका पेनाइल इरेक्शन नहीं होता है या फिर बाकी जो ग्लैंड है उसका सिक्रीशंस नहीं प्रॉपरली आ रहा है तो उसकी वजह से जो शुक्र का निष्क्रमण होगा नहीं होगा, मतलब ये विकृत अवस्था है। ओके, तो यहाँ पे यही बतलाया गया है कि रुशन और शेप ये जब प्राकृत अवस्था में होते हैं तो तभी शुक्र की जो निर्मित होती है वो योग्य तरीके से होती है, और उसका शरीर से विसर्जन भी योग्य तरीके से होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की विकृति अगर होती है तो वहाँ पे शुक्र का की निर्मित या फिर शरीर के बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, रीजन उसका नहीं हो पाता है। अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हम देखने की कोशिश करें तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, तो जीटीएच हार्मोन का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कंट्रोल होता है टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके, या फिर जिसे लीडिंग सेल कहा जाता है, उससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशंस होता है, और उसके ऊपर डिपेंड होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस में पाई जाती है, उसका डेवलपमेंट, उससे वाले बनने वाले स्पर्म, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो लीडिंग सेल का फंक्शन होता है। आपकी एंडोक्राइन सिस्टम हो गई है, उसमें इस चीज़ों को डिटेल में बतलाया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार का फंक्शन होता है, और वो अगर प्रॉपरली होगा तो तभी शुक्र की निर्मित प्रॉपर तरीके से हो सकती है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रॉपरली क्रिएट होने के बाद उसका प्रॉपर शरीर से रेजन हो सकता है। यहाँ पे कलेक्टिवली एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शुक्र धातु है, इसके लिए जो भी बात होती है, प्यार, इजहार, एसेट्रा एसेट्रा, सभी लव, ये सभी की सभी बातें नथिंग बट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है, उसके वजह से ही होती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो जीटीएच हार्मोन होता है वो जीटीएच हार्मोन लीडिंग सेल को कंट्रोल करता है, उससे सिक्रेशंस होता है उस सिक्रेशन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और स्पर्म्स की भी निर्मित होती है। यही हार्मोन इन फीमेल, क्योंकि जीटीएच हार्मोन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। तो एलएच इस प्रकार से मेल में कार्य करता है
और एफएसएच का कार्य होता है स्पर्म का डेवलपमेंट। और फीमेल में देखा जाएगा तो वो प्रोडक्शन करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन करता है वो वॉल्स को डेवलप करता है यूटेरस की, एंडोमेट्रियम को डेवलप करना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो ये सभी की सभी चीजें अट्रैक्शन के लेकर प्यार वगैरह सब 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 ये टोटल है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, दैट इज टोटल डिपेंड ऑन दिस थिंग्स। ओके, तो ये काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन कलेक्टिवली इन कंसाइज में इतना ही कहूंगा कि ये जो चीजें होती है ये सभी इसकी वजह से क्रिएट होती है, इसकी वजह से इमोशन का क्रिएशन होता है। ओके, इसमें ना दिल का संबंध होता है ना ब्रेन का संबंध होता है, ये हार्मोन्स की वजह से क्रिएट होने वाली थिंग्स होती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है साइकोलॉजी की वजह से, तो फिर वहां पे साइकोलॉजी निगेटिव होती है। ओके, तो वो फिर साइकोसोमैटिक डिजीज हो जाता है। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हम देख रहे थे शुक्र धातु के स्थान, उसके अंतर्गत हमने चरक संहिता का वर्णन देखा है। उसके बाद हम देखेंगे सुश्रुत संहिता ने इसके बारे में क्या कहा है। सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है सुश्रुत शहरी स्थान 9/11। उन्होंने कहा है शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्थनो ऋषनो च। तो इन्होंने एक स्थान जो कहा गया है, दो स्थान इन्होंने माने, एक माना है ऋषण, दूसरा इन्होंने शेफ नहीं माना। इन्होंने कहा है स्तनों को, ओके, इन्होंने स्तनों को शुक्र व स्रुतस का मूल स्थान कहा गया है। ओके, तो स्तनों को उसका मूल स्थान क्यों कहा गया है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, दैट इज अंडरस्टेबल थिंग। ओके, उसके बाद हम पांचवें पॉइंट को नहीं, चौथे पॉइंट में हमने शुक्र व स्रुतस देखा। उसके बाद हम सेकंड थिंग उसके अंतर्गत की लेते हैं शुक्रधरा कला, जिसका स्थान बताया गया है संपूर्ण शरीर में। तो शुक्रधरा कला का जो हमें वर्णन मिलता है वो सुश्रुत शारीर स्थान में मिलता है। सुश्रुत शारीर स्थान के चौथे अध्याय का 20वां तथा 21वां श्लोक, सुश्रुत शारीर स्थान 4/20 and 21, जिसमें कहा गया है सप्तमी शुक्रधरा धरा नाम सर्व प्राणाम सर्व शरीर व्यापिनी यथा पैसी सर्पिस्तु गुड़ चिक्षोन रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्या द्विषगोरा। तो यहाँ पे उन्होंने पहले लाइन में सप्तम ये बतला शुक्रधरा कला कौन से नंबर की होती है और कहा होती है ये बतलाया है, जबकि सेकंड लाइन में उन्होंने अलंकारों के साथ वो किस प्रकार से शरीर में होती है ये बतलाने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने कहा है कि शुक्रधरा कला 7वें नंबर की कला होती है जो सभी प्राणी मानव में, यहाँ पे उन्होंने मानव ये वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है सभी प्राणी मानव में, यानी सभी प्राणी मानव में वो सभी शरीर में उपस्थित होती है। ओके, इसको डिटेल में हम देखेंगे। और दूसरी लाइन में उसकी उपमाओं को अलंकारों से सजा के उसे बताने की उन्होंने कोशिश की गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं, जिस प्रकार से दूध में घी होता है, ओके, दूध से दही बनता है, मक्खन उससे बनता है और उसके बाद उसको मथने के बाद उससे घी की उत्पत्ति होती है। दूध देखेंगे तो हमें घी नहीं दिखता है, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं तो हमें घी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से गन्ने में गुड़ का रस, ओके, तो गुड़ की निर्मित जो होती है वो भी गन्ने के रस के द्वारा ही होती है, लेकिन हम अगर गन्ने का रस निकाले तो उसमें हमें गुड़ नहीं दिखाई देता।
लेकिन उसके ऊपर अगर अग्नि की प्रक्रिया होती है तो उसी से बन के अलग फॉर्म का, सॉलिड फॉर्म का गुड़ हमें इस लिक्विड से प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से ये चीजें उसी में होती है हमें, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, गन्ने में गुड़ होता है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार विद्वान चिकित्सक शुक्र को शरीर में सर्वत्र व्यापक जाने। जिस प्रकार से इन चीजों का न दिखने के बाद भी उसमें होना ये प्रूफ है, उसी प्रकार से हमें शुक्र का संपूर्ण शरीर में ना होना लेकिन फिर भी उसके कार्यों को दिखना, ये उसका प्रूफ है। अब इसे मैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। देखिए, शुक्र जो होता है, जिसको टेस्टिज के अंतर्गत के स्पर्म कहा गया है, वही नहीं होता है, क्योंकि उससे तो न्यू जनरेशन का क्रिएशन होता है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी कन्वर्ट होती है, रहती है सेल्स से। ओके, हर सेल का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है लाइफ का। जब उसका टाइम ऑफ पीरियड समाप्त हो जाता है तो उस सेल की डेथ हो जाती है, उसके बाद न्यू सेल जनरेट होती है। तो सालों साल में हमारी बॉडी पूरी तरीके से न्यू बन जाती है। और ये न्यू बनने के लिए हमारे बॉडी में सेल का जनरेशन जो होना, रेप्लिकेशन होना जरूरी होता है। और वो रेप्लिकेशन होता है ड्यू टू mitotic and meiotic division of the mitochondrion inside the cell nucleus। तो ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ओके, जो हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, ओके, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं हमारे, तो वो जो होते हैं, अब ये भी तो न्यू क्रिएशन करते हैं, एक सेल से न्यू सेल बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ शुक्र धातु। एक से दूसरा बनना, एक से नया बनना, ये भी एक शुक्र धातु का कार्य है। और ये चलता है थ्रू आउट द बॉडी। अब थ्रू आउट द बॉडी अगर डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो नए सेल्स बनते हैं। तो इस धातु का कार्य संपूर्ण शरीर में होता है और वो होता रहता है। इसलिए कहा गया है कि शुक्रधरा कला ये संपूर्ण शरीर में होती है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसके कर्म से हम उसको जान लेते हैं कि ये डिवीजन हो रहा है, सेल्स क्रिएट हो रही है। इसका मतलब शुक्र धातु नॉट ओनली द स्पेसिफिक प्लेस थ्रू आउट द बॉडी, इट कैन बी वर्क। ओके, तो हमें उसके वर्ष से पता चलता है। तो इस प्रकार से शुक्रधरा कला जो होती है वो संपूर्ण शरीर में होती है। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट, शुक्र धातु का पांचभौतिक संगठन। तो हमें सुश्रुत सूत्र स्थान 15/5, सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भानुमति टीका में बतलाया गया है, शुक्रम च अप्यम, शुक्रम च अप्यम, यानी शुक्र धातु जो होता है उसमें आप महाभूत, जल महाभूत का आधिक्य होता है। ओके, अदर कोई महाभूतों के बारे में नहीं कहा गया है, बस सर इतना बतलाया गया है कि शुक्र धातु के अंतर्गत आप महाभूत का आधिक्य होता है। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट, शुक्र धातु वो कफ दोष का आश्रय श्री संबंध। ओके, तो शुक्र धातु का जो आश्रय श्री संबंध होता है वो कफ के साथ होता है। उसका जो श्लोक है जो बार बार आया है, लिसनर के बारे में के लिए मैं एक बार फिर से इसको दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 26वां श्लोक, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/26, तत्रास्ति स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शिशिषु तेनेषाम आश्रयश्रेण नाम मिथः, यानी
वात का आश्रय से संबंध होता है अस्थि के साथ, पित्त का होता है श्वेत तथा रक्त के साथ, और शिशु यानी रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरुष, मूत्र, इन सभी का आश्रय संबंध जो होता है वो कफ के साथ होता है, उसमें शुक्र भी इंक्लूड है। ओके, तो ये हो गया उसका आश्रय संबंध। उसके बाद शुक्र धातु की उत्पत्ति, 7 नंबर का पॉइंट, शुक्र धातु की उत्पत्ति। अब शुक्र धातु की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये हम धातु पोषण न्याय के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले केदार कुल्य न्याय। ओके, तो केदार कुल्य न्याय से त्रिधा परिणमन होता है। ओके, तो उसके नेक्स्ट धातु बनता है, उसके बाद फिर मल बनता है, और वो धातु बनता है पोष्य घटक से, और पोषक और सूक्ष्म रूप में नेक्स्ट धातु बनता है। तो ये कोई प्रक्रिया शुक्र धातु के अंतर्गत नहीं होती। केदार कुल्य न्याय के अनुसार यहाँ पे सिर्फ शुक्र धातु की निर्मित होती, क्योंकि ना इसका कोई उपधातु है, ना इसके बाद कोई धातु बनता है, ना इसका कोई मल होता है। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक केदार कुल्य न्याय का वर्ग दिखता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुक्र धातु इतना ही उससे उत्पन्न होता है। ओके, दलहन का इसके ऊपर एक बहुत अच्छा विवेचनात्मक अलंकारात्मक वर्णन है, वो यहाँ देखना योग्य है, उसको हम देखते हैं। यह इसका वर्णन हमें दलहन टीका में 14/10 सुश्रुत संहिता की टीका है, 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि डैश 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 सूक्ष्म शुक्रम ततः पुनः पंचमानाद उपमलो न्योत उपद्यते सहस्त्रध्य अध्यात सुवर्णवत स्थूल भागो शुक्रमेव डैश डैश डैश। इसमें ये उन्होंने बतलाया है कि सोना 100 बार तपाने के बाद उनमें स्थित सर्व अशुद्ध अंश जाकर शुद्ध सोना प्राप्त होता है। उसी प्रकार धातुवाग्नि के द्वारा बार बार प्रक्रिया होकर शुक्र धातु से मल की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने अलंकारिक रूप से इसको सोने की उपमा देकर ये बतलाया है कि जिस प्रकार हमने सोना अगर 100 बार तपाया तो उसके सभी अशुद्धि जो होती है वो समाप्त हो जाती है और हमें शुद्धतर सोने की प्राप्ति होती है। ऐसा सोना जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं मिलता है। ओके, लिक्विफाइड 24 कैरेट गोल्ड जिसे हम कह सकते हैं कि लिक्विड के रूप में जो होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, उसी प्रकार से 12 धातुअग्नियों की क्रिया द्वारा जो आखिरी का धातु हमें शुक्र धातु मिलता है उसमें भी किसी प्रकार का मल नहीं होता है। इसके पहले भी जो वर्णन आया है उसके अनुरूप आहार का सेवन के बाद उसके ऊपर सबसे पहले जाठर अग्नि की प्रक्रिया होती है, उसके बाद पांचभौतिक अग्नि की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो धातुएं होते हैं वो आहार घटक को अपने अपने स्थान पर ले जाने के बाद उसके ऊपर उस स्रोत में उस धातु अग्नि की प्रक्रिया होती है। और शुक्र के लिए जो आहार घटक होता है, अगर हम केदार कुल्य न्याय के अनुसार देखेंगे तो रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इसी प्रकार की उससे उसकी निर्मित होगी। तो इसमें सभी धातुअग्नि की प्रक्रिया उसके ऊपर होगी। मतलब 13 धातुअग्नियों की प्रक्रिया होने के बाद
शुक्र मिलता है, तो उसके ऊपर अगर इतनी अग्नियों की प्रक्रिया होती है तो वो शुद्ध तर रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। ये यहाँ पे बतलाया गया है। ये वर्णन था केदारकुल्य न्याय का। अब हम देखेंगे खलिकबुध न्याय। खलिकबुध न्याय से डायरेक्ट अगर शुक्र धातु को पोषित करने वाले आहार का सेवन किया, ओके, तो शुक्र की निर्मित हो जाएगी। तो दूध और घी, ओके, मिल्क और घी, ये ऐसे आहार घटक है जिससे कहा जाता है कि शुक्र की डायरेक्ट उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये शुक्र को पोषित करने वाले आहार कहे जाते हैं। तो खलिकबुध न्याय के अनुसार अगर इसका सेवन किया तो सीधी तरीके से मतलब डायरेक्ट शुक्र धातु की उत्पत्ति हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे शुक्र धातु उत्पत्ति काल। आठ नंबर का पॉइंट, शुक्र धातु उत्पत्ति काल। तो सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार आपको पता है, बार बार आ चुका है, ओके, हम एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं कि चरक चिकित्सा 15/21 संतत्य भोज्य धातु नाम परिवृत्तस्तु चक्रवत, यानी चरक के अनुसार धातु निर्मिति का कोई भी उचित समय नहीं बताया गया है। जिस प्रकार से चक्रवत ये प्रक्रिया चलती रहती है, धातु की निर्मिति लगातार चलती रहती है। जिस प्रकार से आपने भोजन खाया, जिस प्रकार का भोजन खाया, जिस धातु की आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, या फिर जो धातु अग्नि आपके शरीर में प्रधान रूप से स्थित है, उसके अनुसार आपके शरीर में चक्र के अनुसार भोजन प्राप्ति के बाद धातु की निर्मित होती रहती है। देयरफॉर कोई भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन किसी भी धातु निर्मिति का बताया नहीं जा सकता, वो उस धातु की धातु अग्नि की तीक्ष्णता के ऊपर निर्भर होता है। ओके, ये हमने सभी धातु के अंतर्गत वर्णन देखा है। यहाँ पे ये आखिरी धातु था, इसीलिए फिर से एक बार बतलाया गया है। और सुश्रुत संहिता के अनुसार आपको पता है कि हर धातु निर्मिति के लिए 5 दिन लगते हैं, तो इसके अनुरूप शुक्र धातु बनने के लिए भी 30 दिन का समय लगेगा। और पराशर आचार्य का कहना है कि शुक्र धातु की उत्पत्ति जो होती है वो 8 दिन में होती है। ओके, ये उनका कहना है। तो इस प्रकार का हमें शुक्र धातु उत्पत्ति के काल के बारे में वर्णन मिलता है। तो आज हमने शुक्र धातु के अंतर्गत 8 पॉइंट्स का वर्णन देखा है। शुक्र धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके पर्याय, स्थान के अंतर्गत शुक्र वस्तुतः शुक्रधरा कला, उसके बाद उसका पांचभौतिक संगठन, शुक्र धातु का आश्रय श्री संबंध, उसकी उत्पत्ति और उसके उत्पत्ति का काल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि शुद्ध शुक्र जो होता है उसके गुण व स्वरूप ये किस प्रकार से होते हैं। ओके।